जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्लेटफॉर्म लर्न वन पर। दोस्तों आज हम लोग को 1858 के अधिनियम के बारे में पढ़ना है। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अब 1853 के चार्टर एक्ट आकर के इन चार्टर एक्ट्स के आने का क्रम जाता है रुक। अब से हम लोग जितने भी पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे अधिनियम, और क्यों आएगा वो हम लोगों ने अपनी लास्ट वाली क्लास में बात की थी। तो जैसे हम लोगों ने अभी तक किया है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके आने के कारण और दूसरा उसकी विशेषताएं। कारणों में दो ही कारण हम लोग देखते हैं इसमें। अभी ये 1858 का अधिनियम इस वजह से लाना पड़ा था क्योंकि तत्कालीन घटनाएं जो 1857 के इस क्रांति या फिर इस विद्रोह के रूप में देखी गई थी वो थी, और इस 1857 की क्रांति से इन इंग्लिश लोगों को एक बारी से नॉर्थ इंडिया की बेल्ट से बिल्कुल हटना ही पड़ गया था। लगभग 7-8 महीने का ये जो दौर चला था, इसमें इंग्लिश लोग बहुत ज़्यादा से यहाँ पर डिस्टर्ब हुए, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है जब ये कोई विद्रोह क्रांति होगी तो दूसरे वाला जो पक्ष जो क्रांति या विद्रोह में लगा हुआ है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें तकलीफ ये लोग दे रहे होंगे। वो कारण ही था जिसकी वजह से यहाँ पर इंग्लिश लोगों को भगाने के लिए यहाँ पर लग चुके थे। जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स यहाँ पर डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा परिणाम था, और उसके पीछे बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जिसको मॉडर्न हिस्ट्री में जाकर के जोड़ करके भी देखेंगे। तो एक तो 1857 की जो घटना हुई थी, ऐसी एक घटना दोबारा नहीं चाह रहे थे कि भाई हम लोग की कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉलिसीज़ गलत होंगी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत कर रही होगी, अब इस तरीके से हम लोग काम नहीं करेंगे। ये 1857 जैसी घटनाएं दोबारा देखने को ना मिले। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी, भारत आज के टाइम में, मतलब आज का टाइम मतलब ये 1858 का वो दौर था कि आज का टाइम में भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा औपनिवेशिक देश था इंग्लिश लोगों का। यहाँ से कच्चा माल बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में, और जिससे अब उनकी फैक्ट्रियाँ जो थी, उनकी फैक्ट्रियाँ काम किया करती थी उस कच्चे माल के बदौलत, क्योंकि उससे पहले जो अमेरिका था, अमेरिका इनके हाथ से निकल चुका था। तो ये भारत को भारत का उपयोग करने के लिए उस उपनिवेश के रूप में काम करवाना चाह रहे थे। तो जिसकी वजह से इन्होंने जो पहले 1853 का जो एक्ट आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अनिश्चित काल के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको यहाँ पर शासन करने का अधिकार दे दिया था, लेकिन उसके साथ एक अपवाद जोड़ा था कि संसद कभी भी विधि बना करके इस चीज़ को बदल सकती है, और संसद ने यही किया। 1858 का अधिनियम लाए, चार्टर अधिनियम नहीं लाए, अधिनियम आया, ठीक है, एक्ट आया संसद की, क्योंकि अब संसद की बारी थी, संसद को वो अधिकार दे दिए गए थे, अब इसमें क्राउन कुछ नहीं कर सकता था। तो ये अधिनियम आया। इस अधिनियम के अंदर कुछ मूलभूत विशेषताएं रखी जिसके आधार पर अब भारत के अंदर भारत के संवैधानिक विकास का भी क्रम बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अब ब्रिटेन की संसद ऐसे ऐसे अधिनियम का पारित करते चली जाएगी जैसे जैसे चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है, और हमारे यहाँ पर जो शिक्षित वर्ग था वो शिक्षित वर्ग भी इनके ऊपर प्रेशर बनाता हुआ चला जाएगा कि भाई साहब आप लोगों के यहाँ पर क्या चीज़ है और हम लोगों को आप लोगों ने क्या चीज़ दे करके रखी है। तो 1858 का जो अधिनियम आता है इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट ऑफ द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से पेश किया गया था कि भाई अब भारत के अंदर एक बड़ी अच्छी गवर्नमेंट हम लोग बना करके तैयार करेंगे। जब ये एक्ट पेश किया गया था तो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट डिस्कशन हो रहे थे, जिसमें वहाँ के एक सांसद ने जिन्होंने ये बिल रखा, उन्होंने बोला कि भाई ये जो बिल है अब भारत के विकास का एक क्रम माना जाएगा, एक नए विकास की नींव पड़ चुकी है भारत के अंदर। ये भारत के अंदर जो अधिनियम आया जाएगा, इस अधिनियम के तहत हम धीरे धीरे भारत के लोगों को सुधार देते चले जाएंगे और सुधारों का क्रम बढ़ता चला जाएगा। जब भारत के लोग राजनीतिक रूप से परिपक्व हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे कि वो भारत की कमांड को संभाल सके, तो हम भारत को उनके हाथों में सौंप करके चले आएंगे। इन्होंने बोला इतनी छोटी सी बात कि हम भारत के लोगों को राजनीतिक रूप से परिपक्व करेंगे, भाई उनको सक्षम बनाएंगे, और ऐसा सक्षम बनाया अगले 90 वर्षों में, ऐसा हम लोगों को चूस लिया इन लोगों ने कि आज तक उभर करके नहीं आए। ये वो दौर था कभी पूरे विश्व में लगभग 60% हिस्सा इंडिया का हुआ करता था एक्सपोर्ट में, और अब 2% के आसपास भी नहीं रहा। ठीक है, चलो देखते हैं अब इस अधिनियम के अंदर क्या बात रखी इन्होंने बोला कि भाई साहब जो भारत का अभी तक शासन था, ये भारत का शासन अभी तक कंपनी देख रही थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब कंपनी के हाथ से ये शासन हटाया जाएगा
और भारत का शासन सीधा सीधा देखेगा ब्रिटिश क्राउन। अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ये पूरी की पूरी प्रोसेस रख दी जाएगी। ठीक है, अब कंपनी का कोई रोल नहीं रहेगा। अब हमारे यहाँ पर क्राउन के अधीन ही भारत का पूरा प्रशासन देखा जाएगा। और अभी तक जो कंपनी काम करती थी, कंपनी भारत के अंदर शासन प्रशासन करने का काम करती थी, तो कंपनी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक बोर्ड, ये दो ऐसी बॉडियां बनाई हुई थी जिनके आधार पर कंपनी भारत में प्रशासन करती थी। और अगर अब बोल दिया कि भाई कंपनी का प्रशासन नहीं रहा, तो अधिकार इन लोगों से भी हम छीन लेंगे। और प्रशासन किसके हाथ में रहा? क्राउन के। तो क्राउन के अंडर में एक बॉडी बना दी गई जिसको बोल दिया गया भारत सचिव। एक पद बनाया गया भारत सचिव कि भाई ये क्राउन के अंडर में ये रहेंगे, भाई क्राउन को नेतृत्व करने का काम भारत के सचिव करेंगे। और ये जो भारत सचिव होंगे, ये वहाँ की जो संसद हैं, जो सांसद हैं, जो भी वहाँ पर सरकार है, उस सरकार का जो भी मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, उस कैबिनेट के एक सदस्य होंगे, उनको भारत सचिव के नाम से जाना जाएगा। मतलब कैबिनेट के अंदर एक नया पद सृजित किया जाएगा, वो भारत सचिव के नाम से जाना जाएगा। जैसे आज के टाइम में हमारे यहाँ पर कैबिनेट में गृह मंत्रालय के मंत्री है गृह मंत्री, विदेश मंत्रालय के मंत्री है विदेश मंत्री, ऐसे ही वहाँ पर उन्होंने भारत के लिए बोल दिया कि भाई ये भारत मंत्री है, उसी को भारत सचिव कहा गया। ठीक है, अब ये जो भारत सचिव थे, इस भारत सचिव को सभी के सभी अधिकार दे दिए गए भारत के लिए काम करने के लिए। अब भारत के लिए काम करने वाली जो सबसे बड़ी बॉडी थी, वो भारत सचिव के अंदर काम करने वाली थी। अभी तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पर काम किया करते थे भारत के लिए। ठीक, ये ही रिपोर्टिंग वगैरह किया करते थे। ठीक, इनके माध्यम से ही रिपोर्टिंग होती थी। अब पूरी की पूरी सबसे बड़ी बॉडी बन जाएगी भारत सचिव की। अब ये भारत सचिव एक व्यक्ति पूरे भारत का शासन तो नहीं कर सकता, तो उसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद का निर्माण किया गया, एक काउंसिल का निर्माण किया गया। इस काउंसिल के अंदर 15 सदस्य रखे गए। इन 15 सदस्यों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया कि भाई 15 में से 8 लोगों को तो अपॉइंट करेगा गवर्नर, ये क्राउन, और 7 लोगों को अपॉइंट करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसा नहीं कि अधिकार पूरे खत्म कर दिए, तो भारत के शासन में ही तो अधिकार खत्म किए हैं, लेकिन आज भी जो पूरी की पूरी प्रशासनिक मशीनरी काम कर रही है, वो इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर ही काम कर रही है। यहाँ से एकदम कंपनी के लोगों को हटा करके साइड में कर दें और अपने लोगों को अपॉइंट कर दें, तो पागलों की तरह देखेंगे यहाँ का शासन कैसे करना है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो काम तो इन्हीं लोगों से लेना है, इन्हीं लोगों से लेना है, लेकिन इन लोगों का बहुमत कम कर दिया, वेटेज कम कर दिया। 7 लोग इस परिषद के अंदर अपॉइंट करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और 8 लोगों को अपॉइंट करने का काम करेंगे ब्रिटिश क्राउन। तो 8 लोगों की संख्या ज़्यादा है। इस परिषद के अंदर वोटिंग भी होने लगी, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर कम और ब्रिटिश क्राउन की पावर बढ़ा दी, मतलब इसके द्वारा अपॉइंट किए गए व्यक्ति। अब इन्होंने बोला कि जो 8 और 7 15 लोग अपॉइंट हम करेंगे, इन 15 लोगों की हम योग्यता फैक्ट फिक्स कर देते हैं, कौन कौन लोग इसमें अपॉइंट किए जाएंगे। इन्होंने बोला कि भाई 15 में से कम 10 लोग तो ऐसे हों जिन्होंने भारत के अंदर 10 वर्ष तक सेवा की हो, मतलब वही यहाँ पर आकर के काम वगैरह किया हो, और सेवा थोड़ा ही हो तो मेवा था, दबा करके पैसा लिया करते थे। तो भारत के अंदर कम से कम 15 में से 10 लोगों ने 10 वर्ष तक यहाँ पर प्रशासनिक अनुभव लिया हो, वो यहाँ पर काम में लगे हों। अब वो सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है, कंपनी के अधीन रह करके। दूसरी चीज़, जो वो 10 लोग हम अपॉइंट करने के लिए जा रहे हैं, उन 10 लोगों के साथ एक चीज़ और हो कि कम से कम एक व्यक्ति ने भारत के अंदर जब उसकी नियुक्ति की जा रही है, तो उसकी नियुक्ति करने से पीछे की तरफ अगर हम देखें तो कम से कम वो 10 वर्ष से अधिक उसको यहाँ पर कंपनी को छोड़े हुए ना हुआ हो। मतलब समझ लेते हैं क्या। मैं यहाँ पर कंपनी के अंदर काम किया करता था, सपोज कर लेते हैं 2020 में मैं यहाँ पर काम कर रहा था, और कंपनी ने अब ये रूल बनाया कि भाई ठीक है, ये 10 वर्ष से अधिक आपको छोड़े हुए नहीं होने चाहिए।
मैं भारत के अंदर कंपनी में काम कर रहा था, मैं ब्रिटेन का निवासी था, 2020 तक मैंने काम किया और अब मैं जा करके रिटायर्ड हो गया, फिर छोड़ दी मैंने नौकरी और वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर रहने लगा। मैं 10 वर्ष तक काम कर चुका हूँ, कर लिया मैंने यहाँ पर 10 वर्ष का, 10 वर्ष से भी अधिक काम कर लिया मैंने। लेकिन अब मैं वहाँ पर जा कर के रहने लगा और 2040 में जा कर के कंपनी ने ये अधिनियम लेकर के आई कि भाई कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवा की जानी चाहिए और उसकी नियुक्ति के समय वो भारत को छोड़े हुए 10 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। पहले वाली कंडीशन में फुलफिल कर रहा हूँ, 10 वर्ष तक मैंने काम कर लिया 2020 में, 2010 से लगा हुआ था, 2020 तक मैंने काम किया और 2040 में ये नियम आया। इसका मतलब 20 वर्ष मुझको भारत को छोड़े हुए हो गए और यहाँ पे इसने क्या बोला कि भाई 10 वर्ष से अधिक भारत को छोड़े हुए ना हो। मतलब ये मैंडेटरी तो है, इसके साथ साथ ये भी मैंडेटरी है। दोनों चीज़ें जब जुड़ जाएंगी तभी वो व्यक्ति यहाँ पर योग्य माना जाए। क्लियर है? चलो, तो ये तो थी इन सदस्यों की योग्यता और कौन कौन किसको अपॉइंट करेगा। अब ये जो परिषद बनी इन 15 लोगों से मिलकर के, इस परिषद के काम क्या थे? ये एक थी केवल और केवल एडवाइजरी बॉडी, ये एक सलाहकारी संस्था थी। ये संस्था सिर्फ और सिर्फ इस भारत सचिव को सलाह दिया करती थी, ऐसे नहीं ऐसे करो, और इस सलाह को मानने के लिए ये बाध्य नहीं थे। ये उनकी सलाह को मान भी सकते थे और नहीं भी। मतलब सर्वोच्च बना दिया गया किसको? भारत सचिव को, जो वहाँ पर उनके कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन इस एडवाइजरी बॉडी को 2 अधिकार दिए गए जहाँ पर ये सलाह मानने के लिए बाध्य बनाए गए। एक तो भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित अगर कोई सवाल हो, दूसरा अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में कुछ भी जो है सवाल जवाब हो, ICS एग्ज़ाम जो हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था, इनसे रिलेटेड कुछ भी सलाह होगी, वो सलाह अगर ये एडवाइजरी बॉडी इस भारत सचिव को दे तो वो उसको माननी अनिवार्य होगी, बाध्य होगी। ठीक है, ये सलाह उसकी माननी बिल्कुल बाध्य होगी, मानने अनिवार्य है। ये तो था इसकी परिषद से रिलेटेड बातें। अब भारत, ये परिषद काम कर कहाँ रही है? ब्रिटेन में। इस परिषद के जितने भी मेंबर हैं, भारत सचिव 8 लोग और ये 7 लोग, 15 लोग, ये टोटल 16 लोग मिलकर के ये सब काम कहाँ कर रहे हैं? ब्रिटेन में। इन सब लोगों का जो वेतन भत्ते हैं, सब लोगों का जो भी वेतन होगा वो वेतन जाएगा भारत से। वेतन, इन सब का वेतन जाएगा भारत से। काम कर रहे हैं इंग्लैंड में बैठ करके, AC में बैठा आराम से आदमी, काम किसके लिए कर रहा है? इंडिया के लिए। कुछ पता नहीं इंडिया में क्या चल रहा है, पॉलिसी बना रहा है बस। वेतन देगा कौन? इंडिया देगा, मजे में बैठे। ठीक, अब इन्होंने बोला कि भाई इंडिया में कौन काम कर रहा है? तो इंडिया में अभी तक काम कर रहा था कौन? गवर्नर जनरल। अब वो हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था, इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल किस तरीके से काम कर रहा था, विधायिका और कार्यपालिका, वो स्ट्रक्चर एज इट इज है। यहाँ पर इन्होंने बस यहाँ का शासन चेंज किया। अब इस गवर्नर जनरल को इन्होंने बोला कि भाई अब गवर्नर जनरल को बना देते हैं वायसराय। नाम चेंज कर दिया, गवर्नर जनरल की जगह बस उसको बोल दिया वायसराय। जो वायसराय होगा वो सीधा सीधा रिप्रेजेंट करेगा ब्रिटिश क्राउन को। वायसराय रिप्रेजेंट करेगा ब्रिटिश क्राउन को। अभी तक गवर्नर जनरल जो पद हुआ करता था वो रिप्रेजेंट करता था आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक, बस नाम में ही फेर है, व्यक्ति वही रहेगा। अब उसको सैलरी कंपनी ना दे करके संसद देने लगी, संसद के माध्यम से आने लगी। बस चीज़ें अलग हो गई थोड़ी सी, सैलरी कहीं से कहीं। अब उसको जवाबदेही कोई किसी की जगह किसी और को जवाबदेही देने लगा, पद का नाम चेंज कर दिया, आदमी वही है। पागल बनाया गया किसको? हमको, कि देखो भाई पहले गवर्नर जनरल था, अब है वायसराय। अब ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से यहाँ पर रूल चल रहा है ना। तो यहाँ पर इस परिषद को रिपोर्ट करने का काम करेगा गवर्नर जनरल, सॉरी जो गवर्नर जनरल ये वायसराय। और भारत के अंदर सबसे पहले जो वायसराय बनाए गए थे लॉर्ड कैनिंग, सबसे पहले वायसराय बनाए गए थे। मैंने यहीं पे कहीं पे लिखा है, बता देंगे। ठीक है, तो एक तो काम इन्होंने इस अधिनियम के माध्यम से ये कर दिया। दूसरी बात, इस अधिनियम में जो पहले लॉर्ड कैनिंग बने थे यहाँ पर गवर्नर जनरल ये वायसराय, इन वायसराय भाई साहब को वहाँ की पार्लियामेंट ने एक लंबा सा चिट्ठा बना करके दिया
और बोला जा करके भारत के लोगों को सुना दो। इन्होंने बोला ठीक है बाबूजी। वो चिट्ठा लेकर के आए 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, जिसको आज आप प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज में इन्होंने एक उद्घोषणा की। वो चिट्ठा पढ़ के लोगों को सुनाया। अब उसके अंदर क्या था, इन्होंने बोला कि भाई अब से दोहरी शासन की व्यवस्था को हम कर देते हैं समाप्त। जो 1784 से दोहरी शासन व्यवस्था चली आ रही थी, ठीक है, वो बिल्कुल समाप्त। अब ये क्या है दोहरी शासन व्यवस्था, पहली क्लास में आप जाकर के पढ़ लेना। इन्होंने बोला कि अब भारत के अंदर जाति, रंग, प्रजाति आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भेदभाव का ही नतीजा था कि 1857 में एक विद्रोह इनको झेलना पड़ा। गोरे और काले में भेदभाव किया करते थे। ये स्पेशल शब्दों पर ध्यान देना, ये वही चीज़ है जो 1857 की क्रांति में इन्होंने झेली, जिसकी वजह से इन्होंने ये पॉइंट जोड़ने पड़े। फिर इन्होंने बोला कि जो भारत के राजा हैं उनके अधिकारों का हम सम्मान करेंगे। मतलब ये किस चीज़ का नतीजा है, जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स राज्य हड़प नीति से कभी ये जगदीशपुर को इन्होंने हायर कर लिया, कभी अवध को इन्होंने हायर कर लिया, बरेली को हायर कर लिया, इन्होंने झांसी को हायर कर लिया। मतलब यहाँ के राजाओं का कोई सम्मान नहीं, उनसे राज्य उठा करके छीन लिया। अब इन्होंने बोला ना भाई, यहाँ के राजाओं के अधिकारों का हम सम्मान करेंगे। तीसरी बात, जो ये अपना क्षेत्र बढ़ाते चले जा रहे थे, कभी अवध को जीत लिया, बंगाल को जीत लिया, मराठे हरा दिए, सिख हरा दिए, मैसूर हरा दिया, निज़ाम को अपना क्षेत्र में मिला लिया, पंजाब, सिंध क्षेत्र जो बढ़ाते चले जा रहे थे, इन्होंने बोला कि भाई अब ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार नहीं होगा, उसके ऊपर अब हम लोग लगा देंगे रोक। मतलब जो जो गलतियां करते जा रहे थे उन गलतियों को इन्होंने सुधारना शुरू किया इस उद्घोषणा की वजह से। नेक्स्ट, इन्होंने बोला कि भाई अब भारत के अंदर जो भी प्रशासनिक सेवाएं हैं, उन प्रशासनिक सेवाओं में जो भी एंट्री होगी वो यहाँ पर योग्यता, काबिलियत और शिक्षा के आधार पर प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उनमें अब हम लोग प्रवेश देंगे। ऐसा नहीं कि मेरे चाचा का लौंडा बढ़िया है उसको रख लो, पकड़ो बेंच के नीचे से 5,000 रुपये, ये काम नहीं चलेगा भाई। इसमें चाहे कोई किसी के चाचा का हो, मामा का हो, फूफा हो, कोई भी हो भाई, जिसके पास काबिलियत और शिक्षा है उसके आधार पर ही आपको यहाँ पर सेवाओं में रखा जाएगा, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो भारतीय हो। ये बात इन्होंने इसके आधार पर इन्होंने रखी। अगली बात इन्होंने बोला कि भाई भारत का जो भी मध्य वर्गीय जनता है, मध्य वर्गीय वर्ग है, अब हम लोग उसके लिए नए अवसरों को बनाएंगे ताकि वो सामाजिक उसकी स्थिति ठीक हो। ये पॉइंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक बड़ा कारण, भारत के अंदर ये वो दौर था और आज भी ऐसा ही है, हमारे यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा है, मध्य क्लास जो है मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा है, जो बहुत छोटे छोटे से काम करते हैं। मतलब बड़ी बड़ी उनकी इंडस्ट्री नहीं है, किसी दूसरी जाकर व्यापार करने लगे, उद्योग बना लिया, छोटी छोटी से कहीं पर जाकर के काम करने लगे। इस तरीके से सिस्टम वहाँ पर भी हुआ करता था, मध्य वर्ग बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो उस मध्य वर्गीय जनता को इन्होंने सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो संख्या ज़्यादा है तो उसको अगर आपने बहला फुसला लिया तो बाकी के लोग अपने आप ही आ जाएंगे हमारे झांसे में। उसके लिए स्पेशल कोट किया इन्होंने कि भाई हम आपके लिए नए अवसरों का निर्माण करेंगे, रोजगार के सृजन करेंगे, शिक्षा का प्रावधान करेंगे, मतलब आप लोगों के लिए जितना हो सकेगा भाई हम लोग आप लोगों के लिए करेंगे। हम मिडिल क्लास फैमिली बिल्कुल खुश, ओहो मज़ा आ गया भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी गई, ब्रिटेन की संसद का राज आया और हमारे लिए अब अच्छे अच्छे अवसर आएंगे। ये इस एक्ट के अंदर मुख्य विशेषता थी जो इन लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पर उद्घोषणा की। ठीक, अब इससे रिफ्लेक्ट होते हुए कुछ और फैक्ट कई बार पूछे जाते हैं, जैसे इस एक्ट को शिक्षित भारतीय वर्गों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना, योग्यता के आधार पर प्रशासनिक सुविधाओं में, सेवाओं में जो है मिलेगी आपको प्रवेश, एंट्री वगैरह मिलेगी। तो जो यहाँ पर शिक्षित भारतीय थे उन लोगों को और ज़्यादा प्रमोट किया गया, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, तो यहाँ के लोगों को और ज़्यादा यहाँ के प्रशासन में बढ़ाने के लिए, एंट्री करवाने के लिए इन्होंने खुद ही बोल दिया कि भाई हम लोग अब इस तरीके की व्यवस्था करेंगे। तो जो शिक्षित भारतीय वर्ग था अब उसको बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर जॉब्स, नौकरियाँ देने का काम शुरू किया गया, तो जिसकी वजह से इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है शिक्षित भारतीय वर्गों का।
एक और कई बार छोटा सा फैक्ट कि यहाँ पर जो सबसे पहले राज्य सचिव थे वो कौन, लॉर्ड स्टेनली सबसे पहले राज्य सचिव बनाए गए। और जब ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ, मतलब जब ये 1858 का अधिनियम आया, तो उस दौरान तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामरस्टन, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और त्यागपत्र दे करके नए प्रधानमंत्री आए थे लॉर्ड डर्बी, ये यहाँ पर नए प्रधानमंत्री आए थे। तो ये था एक छोटा सा 1858 का अधिनियम। अब यहाँ पर आएगा 1861 का अधिनियम, जिसको हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग इसको साथ साथ लिखते चले जाएं, नोट करना बड़ा अनिवार्य है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वाली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।